हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स 2016 का पेपर, जो कि 1 फरवरी सन 2019 को हुआ था। ये जो पेपर है इसके अंदर 125 क्वेश्चंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी कॉमर्स के अंदर 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है और उसका जो स्कोर है दैट मीन्स कि 425 नंबर का ये पेपर होता है। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और उनके सही आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेक्चर उन सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को देने वाले हों, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स की एग्जाम देना हो, चाहे वो टीजीटी कॉमर्स के एग्जाम देना हो, या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम हो देते हो, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है, मैंने पेपर को ही यहाँ पे लिया हुआ है, इसकी प्रॉपर ये जो पेपर है यही सेम पेपर ये आपका हुआ था। तो इसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे हम 2 पार्ट के अंदर प्रिपेयर कर लेंगे। तो पहले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द। तो आप सभी जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गोल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, एंड ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। मोस्टली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब ऑल ऑफ द एबव हो तो वो ऑप्शन सही होता है, बट फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें, द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल डील्स विद। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से समझिएगा। द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप्स डील्स विद। तो इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा डिविजनलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। तो जैसा आप क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी गई थी, और डिवीजन ऑफ लेबर जो आपको करना है वो मटेरियल रिसोर्सेज, इसको सबको ध्यान में रख के करना है। तो इसको हम बोलते हैं डिविजनलाइजेशन। दैट मीन्स कि विभागीकरण कर देना, अलग अलग तरीके से उसका डिवीजन कर देना। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर हेनरी फ्यूल। तो अभी सभी जानते हैं हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है और बहुत ही पॉपुलर है। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल ने दिया, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। कोऑर्डिनेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है? पहला ऑप्शन है आपका ग्रुप एफर्ट, दूसरा यूनिटी ऑफ एक्शन, तीसरा कॉमन पर्पस, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑल ऑफ दीज सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, ग्रुप एफर्ट होता है। बिल्कुल, कई लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं तो ग्रुप एफर्ट है। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी सारे लोगों के कामों के अंदर समानता होती है, और कॉमन पर्पस का मतलब है कि फर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन तब जरूरी होता है जब सभी का पर्पस एक ही जैसा हो। तो यानी ए बी सी तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स। तो जो बिजनेस का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं। दैट मीन्स कि तीनों चीज़ें आती हैं। तो 5 क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस, सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका डी ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है वो बहुत ही अहम क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन जो 6 है उसमें पूछा गया है, मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड्स। मैनेजमेंट के अंदर कौन से स्किल्स होनी चाहिए? मैनेजरियल स्किल, सॉरी, मैनेजरियल स्किल में कौन कौन से स्किल होनी चाहिए? तो पहला टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, दूसरा डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजरियल एस्पेक्ट की हम बात करें तो ये तीन के तीनों स्किल इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल स्किल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में बीइंग अ मैनेजमेंट अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव है, तो कुछ टेक्निकल स्किल्स भी आनी चाहिए, डायग्नोस्टिक स्किल्स भी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्किल्स भी आनी जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सारी की सारी स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। 6 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक द एक्शन ऑफ इट्स सब यूनिट इनटू अ कंसिस्टेंट पैटर्न। देखिए, बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को समझना है आपको। सबसे पहले 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में किसकी बात करेंगे? कहा गया है कि इनमें से एक ऑप्शन जो है एक सेट ऑफ मैकेनिज्म है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है,
जो सब यूनिट के एक्शंस को क्या करता है, कंसिस्टेंट पैटर्न में जोड़ने का काम करता है, इनको लिंक बिठाने का काम करता है। तो ये काम किसका है, डिपार्टमेंटेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन का बेसिकली काम है। कि कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि अलग अलग जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच में एक सहानुभूति, दैट मीन्स उनके बीच में एक लिंक बिठाने की कोशिश करता है, और लिंक जब प्रॉपरली सेट होता है तभी जाके प्रॉपर तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें मेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूछा गया, हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको ध्यान होगा, ये कंसेप्ट आपने जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसमें 6 जो हैं आपके बेसिकली उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको 6 एक्टिविटीज़ के अंदर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस यानी ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके अंदर जो कंट्रोल रिपोर्ट है और जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो किसका पार्ट है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑपरेटिंग रिपोर्ट, तीसरा बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, और जो लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो हम लोग अगर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम की बात करें तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में कोई फाइनेंस से संबंधित बात नहीं करी जाती है। ये बेसिकली कैसा रिपोर्ट है, ये ऑपरेटिंग रिपोर्ट है। एक बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए, इसका जो ऑपरेशन है उनको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एक मैनेजमेंट क्या करता है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करता है। वो जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट। आई थिंक इसका ऑप्शन क्लियर होगा, 10 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये देखिए, अरे भैया क्या हो रहा है, चलिए देखिए कुछ दिक्कत आ रही थी शायद, अभी फिलहाल ठीक है। देखिए 11 क्वेश्चन में है, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेबिट्स इज आर। देखिए बहुत ही टेक्निकल सवाल नहीं है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज में इसमें गलती हो गई है। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स होना चाहिए था। तो बैड डेब्ट्स के हिसाब से जो लॉस मतलब होती है उसको मेट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं। तो रिजर्व बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, या लाइबिलिटी, या नॉन ऑफ दीज। तो आप सब जानते होंगे बैड डेब्ट्स के लॉस को रिकवर करने मतलब उसको मेट करने के लिए हम एक बैड डेब्ट्स प्रोविज़न बनाते हैं। आपको ध्यान होगा 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली फाइनल अकाउंट्स। तो उसके अंदर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ते थे, एडजस्टमेंट के अंदर हम पढ़ते थे बैड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो हमेशा बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 12 अगर आप देखें तो एक बार फिर से बहुत ही आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ द प्रपोज डिविडेंड इज 20% ऑफ द 20%, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए कहा गया कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो 20% है, और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है जनरल रिजर्व के अंदर। तो जनरल रिजर्व के अंदर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो होगा आपका 7.5%, यानी 7.5% आपका जो होगा जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 13, स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन। आप सभी जानते हैं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दिया होगा तो उस स्टॉक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, उस स्टॉक को हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात करी जा रही, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी। अगर ये सेम क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो एडजस्टमेंट के अंदर तो उसकी 2 एंट्री होंगी। पहली बार वो लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो दूसरी एंट्री होगी वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, दैट मीन्स की ऑप्शन सी बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कहा गया है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स बट नॉट इन अकाउंट। कहा गया कि जो चेंजेस की बात है बुक्स में है बट अकाउंट्स में नहीं है। द फर्म प्रिपेयर, तो फर्म क्या प्रिपेयर करती है, तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है रीवैल्यूएशन अकाउंट,
तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप सभी इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि अगर कोई पार्टनर जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि एसेट और लायबिलिटीज़ के जो चेंजेस होंगे उन्हें बुक्स में लिखा जाएगा, तो उसके लिए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब हम अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज करते हैं, और अगर बुक्स में एंट्रीज होती हैं तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनता है। ऑप्शन इसका ए फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो दे रखा है 15, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। ये गार्नर वर्सेस मरे जो लॉ है उससे संबंधित क्वेश्चन। एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, करंट अकाउंट रेशियो एंड इक्वल रेशियो। तो आप सभी को जानकारी होगी इस विषय में बिल्कुल कि जो हम पार्टनरशिप पढ़ते थे उसके अंदर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंसेप्ट है उसके अंदर आप लोगों ने गार्नर वर्सेस मरे का लॉ पढ़ा होगा। ये बहुत ही डेप्थ में, अगर आप इसे चाहें तो गूगल कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं कभी, और इसको हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो जो गार्नर वर्सेस मरे का लॉ हुआ था, जो केस हुआ था, इसमें डिसीजन ये आया हुआ था कि गार्नर और जो मरे हैं और एक विल्किंस एक तीसरे इनके पार्टनर थे। मसला ये क्रिएट हो गया था कि जो विल्किंस हो गए थे वो इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है उसकी बेसिकली जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो सॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी को उनके कैपिटल रेशियो में पूरा करेंगे, और कैपिटल रेशियो जो होना चाहिए वो लेटेस्ट यानी न्यू कैपिटल रेशियो होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ एक कैपिटल रेशियो ही ऑप्शन में है, तो कैपिटल रेशियो इसका जो होगा वो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो एक्चुअली हम लोग से बोलते हैं, न्यू नहीं। तो कैपिटल रेशियो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडजस्टेड यहाँ पर मीन्स ये कि जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल मान लो सॉल्वेंट पार्टनर की बची है 1 लाख और 2 लाख, कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ और कुछ रिजर्व हुआ, तो इन चीज़ों को जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो जो कैपिटल बचती है उससे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो जो गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से जो डिफिशिएंसी हो गई इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो सॉल्वेंट जो होंगे एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में उसे अफोर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 है उसमें देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, विच वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल तो यार बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बच्चों वाली बात है। क्लास 9th में जैसे ही कॉमर्स के अंदर आप एंट्री मारते हैं तो पहले ही ये चैप्टर पढ़ा दिया जाता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सब कुछ आप भूल सकते हैं लेकिन कॉमर्स के फील्ड में ये चीज़ कभी नहीं भूली जा सकती है। तो ये कॉमर्स का क्या ABCD है, तो इसका बेसिकली सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 की, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट शुड बी। तो पहला ऑप्शन है आपका डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो आप ध्यान करिए, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट शुड बी, तो यहाँ पे ना ही तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, ना ही PL अकाउंट में डेबिट करते हैं, ना ही तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस में। इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज नन ऑफ दीज, यानी कि चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ। ये सभी जानते हैं अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कुछ कैपिटल अनकॉल्ड है और ये प्लान है कि उसे हम ऑर्गेनाइजेशन जब वाइंड होगी तब उसे मतलब मांगा जाएगा, तब कॉल करी जाएगी, तो उसी कैपिटल को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसमें देखिए कन्फ्यूजन है, एक होता है जिसे इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व और एक शब्द होता है रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व अलग मामला है और रिजर्व कैपिटल अलग। तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल जो अनकॉल्ड कैपिटल है बट उससे हम कॉल्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बात करेंगे। 19 क्वेश्चन अगेन आपके स्क्रीन पे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जरा गौर करिएगा पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पार्ट पे, रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ऐसी एसेट लायबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है तो उसका क्या करना है, आप ध्यान करिए, उसको हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट करके पेमेंट करते हैं, दैट मीन्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ऑब्वियस है कि वो लायबिलिटी वाले हेडिंग के अंदर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा कंसेप्ट तो आपको याद होगा डेबिट में हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं एसेट्स, जिसमें हम सारी एसेट लिखते हैं अदर देन कैश। फिर क्रेडिट में हम पहले हेडिंग डालते हैं लायबिलिटी, जिसमें हम सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ लिखते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं किस पे, क्रेडिट में, जहाँ पे हम एसेट को सेल करते हैं, दैट मीन्स एसेट को बेचने से जो पैसे आते हैं वो लिखते हैं। फिर हम चौथे नंबर पे लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। तो जो लायबिलिटीज़ सिस्टमेटिकली तो अनरिकॉर्डेड है तो उसे तो हम अपने क्रेडिट में लिखा नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली उसे हम टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट में डेबिट में लिखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर है, दैट मीन्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर ₹15 लाख फॉर द पीरियड 20,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट, यानी 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 20,000 रुपये सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट है और 10,000 रुपये जो आपका डेप्रिसिएशन है। कहा गया है कि इन दिस केस फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, बहुत बारीक सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं, आपको ध्यान होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कौन कौन से आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करते हैं। तो हमारे पास और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की जब बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम। तो 15 लाख में क्या हो गया, 10,000 रुपये ऐड हो गया, 15 लाख 10,000 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है आपकी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कि 15 लाख 10,000 में से 20 माइनस कर दो, 14 लाख 90 बचेगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड। तो शेयर प्रीमियम मनी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिल्कुल नहीं करते हैं, शेयर प्रीमियम को हम डिविडेंड में पेमेंट नहीं करते हैं, रिटर्न ऑफ गुडविल उसमें भी नहीं करते हैं, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बोनस शेयर में बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन 22, प्राइम कॉस्ट आपके पास 16,000 है, मटेरियल जो है आपका 60% ऑन लेबर है, तो लेबर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको होगा, उस कन्फ्यूजन का इलाज क्या होगा इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। प्राइम कॉस्ट आपके पास दे रखी है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, अगर आपको चीज़ें ठीक से याद हों तो आप देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेबर्स। हैंड राइटिंग देखिए इस पर ठीक नहीं है ये, बट आपको इससे काम चलाना है। इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो ये होता है मेरा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मेरे पास 16,000 दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा गया मटेरियल जो है आपका 60% ऑफ लेबर है, मटेरियल क्या है 60% ऑफ लेबर है। अब आपको लेबर पता ही नहीं है तो लेबर को हमने क्या अज्यूम कर लिया 100%। भाई जब किसी चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं, मटेरियल 60% है किसका, लेबर का, तो लेबर हमने 100% मान लिया। इसको हम अलग लिख सकते हैं, इधर हम लिख लेते हैं और ये वैल्यू क्या होगी 60%। दैट मीन्स अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि मटेरियल और लेबर दोनों का जो परसेंट है वो कितना है 160, यानी मटेरियल लेबर दोनों का परसेंट कितना 160%, यानी जो परसेंट में वैल्यू है प्राइम कॉस्ट की दैट इज़ 160% एंड इन द अमाउंट वैल्यू है 16,000। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है लेबर, तो लेबर कितना 100%। तो अगर कोई भी वैल्यू 160% है 16,000 तो 100% कितने होगी 10,000। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस तरीके के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके के न्यूमेरिकल्स पर बिल्कुल काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने काफ़ी समय पहले 12th क्लास पढ़ा या पढ़ाया होगा, तो शायद दिमाग से न्यूमेरिकल वाले कंसेप्ट निकल गए हों या उतने ठीक ना हो। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेंगे, थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली न्यूमेरिकल वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट आपका एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज़ हु। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है। तो सबसे पहला बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन, दूसरा ओनली एडिशनल कंडीशन, तीसरा ओनली एडिशनल कंडीशन। तो आपको याद होगा भाई, सब इनकम टैक्स में सारे लोग इस चीज़ को बाकायदा पढ़े हुए हैं कि एक रेजिडेंशियल कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। तो एक होता है रेजिडेंशियल, एक होता है नॉन रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल होने के लिए दो टाइप की कंडीशन होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिक कंडीशन, और कुछ कंडीशन जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एडिशनल कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन ये होती है कि जो भी आपका करदाता है, जो भी पर्सन है, वो कम से कम गत वर्ष में, मतलब कम से कम पिछले जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल में एटलीस्ट 182 डेज भारत के अंदर रहा हो। कितने दिन, 182 डेज या इससे ज़्यादा भारत के अंदर रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पिछले 4 साल के अंदर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, और जो बिल्कुल गत वर्ष है उसमें एटलीस्ट 60 डेज भारत में रहा हो। तो अगर ये इसकी बेसिक कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में से एक उसे मेट करनी पड़ती है। ठीक, एक ये मेट हो गई। एडिशनल कंडीशन क्या है कि जो पिछले 7 साल हैं, 7 साल में कम से कम 7 to 9 डेज और 10 साल के अंदर 2 ईयर्स भारत में रहा हो। तो यानी एक कंडीशन वो बेसिक की और एक कंडीशन कम से कम एडिशनल की अगर पूरी कर लेता है तो वो पर्सन बन जाता है हमारा क्या, नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका ए ऑप्शन सही था।
नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स। तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप्स भी आता है, इनकम फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रिपेयर करना भी उसके अंदर है, और इनकम फ्रॉम गार्डनिंग भी है, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। ये तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो बिजनेस फोरकास्टिंग की कौन सी टेक्निक नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस बिजनेस फोरकास्टिंग का कंसेप्ट है, बहुत ही फेमस है। टाइम सीरीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग टाइम सीरीज के अंदर ये पता ही लगाते हैं कि पास्ट डेटा के आधार पर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और रेग्रेशन में भी हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में, या दैट मीन्स कि एक जो है फोरकास्टिंग वो कर सकते हैं। बट कोरिलेशन जो है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कोरिलेशन इसका ठीक आंसर होगा, कोरिलेशन इट बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेंगे हम लोग। 26 पे बात करेंगे इंटरनल मैनेजमेंट जो है आपका, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किसके लिए यूजफुल होती हैं? टॉप लेवल के लिए, फंक्शनल लेवल के लिए और ऑपरेटिंग लेवल के लिए। तो इंटरनल जो मैनेजमेंट रिपोर्ट होती हैं वो सारे लेवल्स पे काम करती हैं, टॉप भी, फंक्शनल भी और ऑपरेटिंग मैनेजर्स के लिए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन 27 की, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है? अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ही तो प्रॉफिट होता है ना ही तो लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपनी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट को क्या कर लेती है? रिकवर कर लेती है, अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेती है। दैट मीन जो पैसा उसने लगाया था वो सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंट्रीब्यूशन ही उसका प्रॉफिट होता है। यानी जो ब्रेक इवन के पॉइंट में जो कंट्रीब्यूशन बचेगा, जो कि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट तो हटाना नहीं क्योंकि वो तो रिकवर हो चुकी है, तो वही उसका प्रॉफिट होगा। टेक्निकली अगर आप इस चीज़ को समझने और उसको इसका आंसर पे बात करें, ऑप्शन पे बात करें, तो कहा गया ब्रेक इवन के अंदर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट ना टोटल कॉस्ट के बराबर होता नहीं सेल प्राइस के। तो अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाए तब भी फिक्स कॉस्ट इसका सही होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। क्योंकि बिल्कुल देखिए टेक्निकली इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ पा रहा होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में बनाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सेल हो गई आपकी 1 लाख रुपये, इसमें से हम पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमने मान लिया 60,000 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, ये बचा मेरा 40,000, और इसमें से हमने माइनस कर लिया 40,000 फिक्स कॉस्ट। मैंने 40,000 ही फिक्स कॉस्ट माइनस कर लिया। एस माइनस वी हमने किया था तो ये सी निकला था। तो यहाँ से जब हम 40,000 में से हमने फिक्स कॉस्ट भी 40 माइनस कर दिया, तब क्या बचा? तब हमारा प्रॉफिट बचा 0। 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमेशा ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में, और एग्जाम में कन्फ्यूजन का मतलब होता है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप हर संभव प्रयास करें कि कन्फ्यूजन को एलिमिनेट किया जाए। किसी क्वेश्चन में कहीं पर आपको गलती लगती है तो आप कमेंट में उसे बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा उसका सही जो ऑप्शन होगा आपके हिसाब से उसे सेट किया जाएगा। देखिए द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो पर्सन बिजनेस के अंदर रिस्क लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल नहीं बोलते हैं, ना ट्रेडर बोलते हैं, ना इन्वेस्टर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा पर्सन होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो सारा रिस्क बियर करता है, बिजनेस को स्टैब्लिश करता है एंड आफ्टर दैट को प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेएबल ऑन। एजुकेशन सेस जो है आपका 3% जो है वो किस पर पेएबल होता है? तो एजुकेशन सेस जो है ये चूँकि 16 का पेपर है तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। ये बेसिकली पेबल होता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्जेस पे। इनकम टैक्स के ऊपर पहले सरचार्ज लगता है, सरचार्ज लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर एजुकेशन सेस पे किया जाता है 3%। हालांकि वर्तमान समय में एजुकेशन एंड हेल्थ सेस का पैटर्न बदल गया है, 4% हो गया है, बट ये 16 का क्वेश्चन था तब 3% था। नेक्स्ट देखा जाए इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इंडिफरेंस कर्व जो है कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का।
तो ये कौन कौन से दो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट होते हैं या नो रिलेटेड टू ईच अदर या रिलेटेड टू डिफरेंट पर्सन पीपल। तो अगर हम लोग बात करें इंडिफरेंस कर्व में, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है जो गुड्स एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी कर्व है, तो ऐसी कर्व के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है, जिसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन 31 की हम लोग बात करें, इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल इज अनसर्टेन। कहा गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के बीच में अनसर्टेन है, इट इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या होगा कि आर जो होगा इस केस में कितना होगा, 0 निकलेगा। आर आपका पहले ऑप्शन में +1 था, फिर -1 था, फिर 0.5 था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ 0। अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों वेरिएबल के बीच में अनसर्टेन है तो आर हमेशा 0 ही निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन। कहा गया है कि हम नेगेटिव कोरिलेशन की एक्सपेक्टेशन कब कर सकते हैं, जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट के बीच में। देखिए प्राइस और डिमांड की जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी ऑप्शन में था, सेल्स एंड प्रॉफिट भी था, लेकिन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट जो है ये सबसे ठीक ऑप्शन है, सबसे सटीक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे देखिए टीयू और एमयू वाला कंसेप्ट है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है उस टाइम टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा टॉप पे होती है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी तो उस टाइम टोटल यूटिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से जब टोटल यूटिलिटी आपके मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन करती है, जब मार्जिनल इंक्रीज़ करती है तो टोटल भी इंक्रीज़ करती है। तो अल्टीमेट आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ पे टीयू आपका 0 होगा, एमयू आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली बढ़ रहा होगा। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 34 की तो बात करेंगे। क्वेश्चन 34 आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें से बिजनेस साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो बूम, डिप्रेशन, रिकवरी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है ये कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हम लोग बिजनेस साइकिल की बात करें तो वहाँ एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट पीबी रेशियो। तो आपको ध्यान होगा पीबी रेशियो इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से निकालेंगे। दो चीज़ें हैं आपके पास, 2 साल का इन्फॉर्मेशन है, 17 और 18 की, सेल्स और प्रॉफिट। तो इसमें क्वेश्चन इसका एक फार्मूला बनता है C% का। C% मीन्स पीबी रेशियो, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा एस इंटू 100। तो डेल्टा पी आपके बीच में है 5,000 रुपये का, डेल्टा एस आपके पास है 25,000 का, और इंटू कर देंगे 100, 5, 25, 1/5 यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 20% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इन 2 कैटेगरीज रूरल एंड अर्बन इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट का 2 कैटेगरीज में, और वो भी किसका, रूरल और अर्बन का। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कैसा है, ये क्वालिटेटिव है क्लासिफिकेशन, यह क्वांटिटेटिव नहीं है। यहाँ हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की। तो चूँकि रूरल और अर्बन की कोई अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी तो हम क्वालिटीज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात करेंगे। एक बार फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कहा गया, इन अ ईयर द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज़ 3 लाख करोड़। यानी जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो 3 लाख करोड़ है। रेवेन्यू डेफिसिट आपकी जो है वो 1.5 लाख करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपका 80,000 रुपये का है। अब आपसे गवर्नमेंट पूछ रही है प्राइमरी डेफिसिट। अब थोड़ा सा आप ध्यान करिए, प्राइमरी डेफिसिट आपको पढ़ाया गया था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट के 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। एक 23,000 करोड़ है आपके पास, दूसरा दे रखा है 45,000 करोड़, 70,000 करोड़ और 2,20,000 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन डी है, 2,20,000 करोड़ होगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा प्राइमरी डेफिसिट जब हम निकालते हैं, 1 मिनट जरा ये थोड़ा सा, प्राइमरी डेफिसिट हम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली डेफिसिट होता है एग्जैक्टली, यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जो हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास इतने करोड़ का जो है 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है, और 1.5 लाख करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट, 1 मिनट,
तो थोड़ा सा शायद क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। गवर्नमेंट इज़ ₹3 लाख करोड़। कुछ क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? एग्जैक्टली, क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिख रहा था अभी। इन अ फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, जो एग्जैक्ट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो 3 लाख का है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 लाख करोड़ का, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका कितने का है? 80,000 का। आप ध्यान करिए, जो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें, जो इंटरेस्ट वाला जो पेमेंट हमारा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट तो हम बिना किसी रीज़न के दे रहे हैं। इसके लिए तो हमने पहले लोन लिया हुआ, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये डेफिसिट के अंदर तो शामिल है, लेकिन ये इस साल का डेफिसिट नहीं है, प्राइमरी नहीं है। तो अगर हम गवर्नमेंट के टोटल फिजिकल डेफिसिट में से, प्राइमरी का फार्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला होता है जो गवर्नमेंट का टोटल डेफिसिट निकला है उसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना होता है। तो 3 लाख में से अगर हम 80 माइनस कर दें तो 220 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात करेंगे। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए एक अलग सा एंट्री, एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एंट्री सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो डुअल एंट्री सिस्टम क्या बताता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये उसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो जो डेबिट एंट्री सिस्टम है वो यही बताता है कि एक ट्रांजैक्शन का एक जो पार्ट होगा वो डेबिट और एक पार्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन 39 की बात करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेसिकली जो है वो किससे संबंधित है, किस बात पर उसका बेसिकली फोकस है? तो हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल यार भाई, मनी मेजरमेंट के डायरेक्टर की हेल्थ की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ऑप्शन पहला काट दीजिए अब सीधा। क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड्स, क्वालिटी की तो बात ही नहीं करी जा रही यहाँ पे, लेकिन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात करी जा रही है, क्योंकि मनी की बात करें तो मनी का मतलब क्या है? इन फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो दैट मीन्स कि प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू कैलकुलेट करना, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बिल ऑफ लैंडिंग इज इशूड बाई। जो लैंडिंग बिल होता है आपका वो कौन इशू करता है? लैंडिंग बिल सॉरी बोलते हैं इसे। तो ये एक हमेशा जो आपकी शिपिंग कंपनी है वो आपको इशू करती है। जब आप किसी अपने गुड्स को शिप करते हैं शिपिंग कंपनी के माध्यम से, तो वो आपको लैंडिंग बिल जो है बेसिकली इशू करती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 है। अ प्रोस्पेक्ट फॉर इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन अ शेयर और डिवेंचर कैन बी इशूड ओनली बाय। तो देखिए, जो प्रोस्पेक्टस है, सब्सक्रिप्शन, चाहे वो शेयर का सब्सक्रिप्शन हो चाहे डिवेंचर, इसके लिए जो प्रोस्पेक्ट इशू किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी से इशू नहीं कर सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, शेयर और डिवेंचर इशू करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस है वो हमेशा पब्लिक कंपनी इशू करती है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाई। तो नेशनल इनकम मेथड से भी मेजर की जाती है, एक्सपेंडिचर से भी मेथड होती है, प्रोडक्शन से भी मेजर्ड होती है। दैट मीन्स कि 3 के तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर भी है, प्रोडक्शन भी है। दैट मीन्स कि नेशनल इनकम तीनों मेथड से कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशन डिपेंड अपॉन। तो लॉन्ग रन के अंदर जो कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है रिटर्न टू स्केल पे। रिटर्न टू स्केल का मतलब है जब हम लॉन्ग टर्म मतलब बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो हमारी जो आउटपुट होता है हमारा, जब हम बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ता है तो उससे हमारी कॉस्ट कम होती है। जब हमारी आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कम होती है तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। दैट मीन्स हमने अपने स्केल को बढ़ा दिया, स्केल बढ़ाने से मेरी कॉस्ट कम हो गई, तो उससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो हम कंपैरेटिवली प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, यहाँ पे द थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एक कोटेशन है जो बेसिकली प्रोफेसर JB से ने दी हुई है। तो ये जो है सेज लॉ है, से का नियम है, से का ये मानना है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ब खुद क्रिएट कर लेती है। तो ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो इसमें सी ऑप्शन है गिफेंस पैराडॉक्स, तो ये जो है आपका लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन 45 की। इसमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट की जो क्लासिकल थ्योरी है बेसिकली, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर। तो सबसे पहले आपका ये परमानेंट नेचर है, प्योरली टेम्परेरी है, इमेजिनरी सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो जो क्लासिकल थ्योरी आपकी एम्प्लॉयमेंट की है बेसिकली वो क्या बताती है? वो एक बेसिकली
टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप लोग बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये कहने में ही बात थोड़ा सा अनबिलीवेबल वाली लगती है। अब आपसे कोई ये कह दे मान लो कि 2022 के बाद जो चुनाव होने वाला 2022 के अंदर, इसमें जिसकी सरकार बनेगी वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बिल्कुल ख़त्म कर देगी, तो आपको ये थोड़ा सा मजाक टाइप का लगेगा कि यार ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अचानक खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स करिए कोई बात, ऐसा कोई सिस्टम है तो क्या वो टेम्परेरी है बेसिकली, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। कहा गया किसके अंदर हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर बेसिकली मतलब उसको पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये होती है बेसिकली कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि उसको डिवाइड कर देते हैं, और जो भी आपका बेसिकली डिवाइड होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल मैचिंग करता हुआ होगा। तो दैट मीन्स का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखिए द सैम्पलिंग एरर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू। तो सैम्पलिंग एरर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है किससे? सैंपल साइज से। तो जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा सैम्पलिंग एरर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी, जितना कम सैंपल साइज होगा उतनी एरर ज़्यादा होंगी। यानी कि अगर सैंपल साइज जो है वो मोर है तो एरर होने की पॉसिबिलिटी लेस होगी, सैंपल साइज लेस है एरर होने की पॉसिबिलिटी मोर हो जाएगी। ऑप्शन फिलहाल इसका ए सही होगा। 48 की बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज। तो आप जानते होंगे कि हम फोरकास्टिंग के अंदर जब पास्ट डेटा का एनालाइज करके फ्यूचर के लिए कुछ एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज फोरकास्ट। एसोसिएट फोरकास्ट नहीं होता, ना जजमेंटल होता है, तो टाइम सीरीज, क्योंकि टाइम सीरीज में अगर हमारे पास 10 साल की इन्फॉर्मेशन है तो उसके आधार पे आने वाले 3-4 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 आपके पास है, अ रिपोर्ट दैट अकोमुलेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर एज वेल इज कॉल्ड। देखिए, अ रिपोर्ट दैट अकोमुलेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी रिपोर्ट जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अकोमुलेट करती है, एंड सर्व इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर एज वेल एज कॉल्ड। अब वो दूसरे जो बाहर के लोग हैं उन्हें क्या करती है, वो उन्हें हेल्प करती है, मतलब उन्हें इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करने में काम करती है। तो इस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? इस रिपोर्ट को बोलते हैं इंटरप्राइज रिपोर्ट। ये कंट्रोल रिपोर्ट तो हो नहीं सकती, कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ किया नहीं जा रहा, ना ही कोई बजट है, तो दैट मीन्स ये क्या है? इंटरप्राइज रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल टू इंडिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब हुआ था भारत के अंदर? तो 1970-71 से लगा के 1974-75 का जो टाइम पीरियड था तब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे 51 की, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करती, ऑप्शन ए कट गया। दूसरा, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग प्राइस से ही संबंधित कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली काम क्या करती है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल का काम करती है। दैट मीन्स कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन था आपका, हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने का काम जो है फिलहाल कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं सम टाइम हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 हैज़ बीन कॉल्ड। 10 रुपये का शेयर है जिस पर 8 रुपये अभी तक कॉल्ड किया गया है, एंड 6 पेड, सिर्फ 6 रुपये पेड है, मतलब 2 रुपये आपका नॉन पेड है। द शेयर
कहा गया है पेड इज़ फॉरफिटेड, बाद में शेयर को फॉरफिट किया गया। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, ध्यान से समझिए, 10 रुपये वाला शेयर 8 मांगा गया तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 हो गई। 6 रुपये पेड है, नॉन पेड कितना है 2 रुपये, तो 8 में से हम इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए तरीका क्या होता है, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें से नॉन पेड वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो नॉन पेड 2 रुपये, बचा कितना ₹6। अब 6 आपका जो है आपका बेसिकली बचा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो यहाँ पे अगर फॉर फ्यूचर पूछता तो दूसरी चीज़ को हम ध्यान में रखते, लेकिन यहाँ पे बात जो कर रहा हो किसकी, शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल तो 8 रुपये ही कॉल्ड करी गई है, तो 8 रुपये के हिसाब से डेबिट होगी। यानी इसकी जो एंट्री बनती वो इस तरीके से इसकी एंट्री बनती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर शेयर, और 2 में आ जाता आपका क्या, जिसपे कॉल्स नहीं मिला है, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर, ये लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ₹8 लिखेंगे, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में हम 2 लिखते, फॉर फ्यूचर में 6, तो अगर फॉर फ्यूचर वैल्यू पूछी जाती तो ₹6 पर शेयर आती, तो इसका जो ऑप्शन था वो बी सही था, चूँकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात करी गई थी, तो कैपिटल अकाउंट में 8 ही डेबिट होगा। नेक्स्ट आप देखें, द यूज़ ऑफ लीफो मेथड इज सुइटेबल व्हेन प्राइजेज, लीफो मेथड के अंदर कौन का ये कब सुइटेबल होगा, जब प्राइस फॉलिंग, राइजिंग, कांस्टेंट या इन ऑल ऑफ द कंडीशन। देखिए लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ लास्ट में खरीदे हैं फर्स्ट अभी उसको पहले आउट कर रहे हैं, तो ये तब बेटर होता है जब आपके प्राइस राइज हो रहे हों। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ तुमने पहले खरीदी थी उसको अभी जल्दी निपटा दो, उसको जल्दी पहले बेच दो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट तभी बेटर होता है जब आपकी सिचुएशन कैसी हो लीफो की। अगर मान लीजिए लीफो की जो है फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें क्या होता है, अगर सिचुएशन फॉलिंग वाली होगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम लोग यूज़ करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट एक्सीड, तो आप जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बिजनेस में 50 हैं और बैंकिंग में 20 हैं। ये फिलहाल जो है वो एज पर कंपनी एक्ट ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि 2016 का पेपर है, तो उसके हिसाब से ही इसको इसमें ऑप्शन रखे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स 20 सही होगा। नेक्स्ट देखा जाए द लिमिट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासीफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्लांट एंड मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो 5 करोड़ रुपए का है। ये जो भी क्लासिफिकेशन है 2016 के हिसाब से है, अभी हालांकि रिसेंट में चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, लेकिन जो 2016 तक का पैटर्न था उसके हिसाब से जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का कर सकती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन 57, इन इंडिया सेंसस इज़ कंडक्टेड बाई, जनगणना कौन हमारे देश के अंदर कंडक्ट कराता है, तो NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है। स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इसका काम क्या, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है वो हमारे देश की जनसंख्या को कैलकुलेट करने का काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखा जाए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर, रिपोर्टिंग के जनरल प्रिंसिपल कौन से होते हैं, तो सबसे पहला कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस। रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और कंपैरिजन होना चाहिए, उसका तुलना होनी चाहिए पहले से, तो ये सही है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, चारों चीज़ें से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका द ड्यूटी विच इज़ इम्पोस्टेड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे द मोस्ट प्रेशियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को चेक करने का सबसे जो प्रेशियस टेस्ट है आपका वो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है। वैसे तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, अभी मान लीजिए इसमें करंट क्विक दिया होता तो फिर क्विक रेशियो हम ले लेते, अगर मान लीजिए क्विक भी ऑप्शन में नहीं होता तो हम करंट लेते हैं, लेकिन चूंकि तीनों हैं, क्विक रेशियो है, करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रेशियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो सही होगा, क्योंकि सबसे बेसिकली लिक्विडिटी के मामले में सबसे परफेक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, कहा गया कि इसमें से स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो स्टाफिंग प्रोसेस का इसमें बेसिकली एलिमेंट कौन सा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पे रोल मैनेजमेंट एंड जॉब इवेल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो पे रोल मैनेजमेंट है आपका बेसिकली ये क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस का नहीं है। हाँ, HR प्लानिंग स्टाफिंग का है, आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, जॉब इवेल्यूशन भी है, लेकिन पे रोल मैनेजमेंट जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट 62 की बात कर लेंगे,
62 क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेटिस्फाइड बोथ टाइम एंड रिवॉल्यूशन फैक्टर टेस्ट। तो टाइम रिवॉल्यूशन फैक्टर टेस्ट जो होते हैं सभी लोग टाइम सीरीज़ के अंदर पढ़े होंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने फिशर इंडेक्स पढ़ा होगा। तो इसका फिशर इंडेक्स जो है वो टाइम और फैक्टर दोनों पर काम करता है। इसका सी ऑप्शन, सॉरी माफ़ कीजिए, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द मेजर गोल फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर। जितनी ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल क्या होता है, सोस्टल, आउटपुट एंड सिस्टम। तो ये बेसिकली जितनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है सोस्टल, आउटपुट एंड सिस्टम, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। देखिए द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ यूनिट। तो लाइन और स्टाफ यूनिट का जो बेसिकली डिस्टिंक्शन होता है वो क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ईच इज अलाउड टू यूटिलाइज, लिंकेज ऑफ देयर जॉब टू द गोल्स ऑफ द फर्म, देयर लिंकेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एन ऑफ दीज। तो बेसिकली मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ जो होता है वो क्या है, लिंकेज ऑफ देयर जॉब टू द गोल ऑफ द फर्म। यानी एक फर्म की जो जॉब, एक कह सकते हैं एक फर्म के अंदर जो भी काम है उसके साथ लिंकेज करने का काम लाइन एंड स्टाफ यूनिट का है। तो बेसिकली इसका बी ऑप्शन राइट होगा। कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट, कंट्रोल के अंदर क्या चीज़ नहीं आती है, तो मेजरिंग रिजल्ट आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट गोल्स आते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम मेज़र करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सेलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आ जाएगा भैया, तो कंट्रोल के अंदर सेलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नहीं आता, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 66 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेजेस ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। कहा गया कि जब परचेज हम लोग उधार खरीदते हैं कोई गुड्स, ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ उधार खरीदी गई है तो उसमें डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट परचेज को करेंगे। अगर मशीनरी खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, परचेज चूँकि यहाँ पार्टिकुलर नाम तो दिया नहीं है तो हम गुड्स को ना डेबिट करके क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अगेन बहुत ही बेसिक सा सवाल, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर के बीच में लिखित एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उनका एक प्रमाण है। पार्टनर के बीच में क्या शर्त तय की गई है, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, सैलरी क्या मिलेगी, कमीशन क्या मिलेगा, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट पे क्या कंडीशन होगी, डिसोल्यूशन का खेल कैसे होगा, वो सारी चीज़ें किस पे लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड पे। तो 67 का सी ऑप्शन सही होगा। रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड। जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस है उसका जो रिटन स्टेटमेंट है उसको क्या बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। आप देखते होंगे बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बेसिकली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक रिटन स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका मिशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है बेसिकली। अब चूंकि यहाँ विजन तो है नहीं, अब विजन होता तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि मिशन विजन में कौन होगा, मिशन या विजन में से सही कौन होगा। यहाँ तो सीधे सीधे मिशन दिया तो मिशन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखा जाए, द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट और ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। कहा गया डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझ के करेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाएंगे तो गलत भी हो सकता है। थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग होशियारी से इस काम इसको करेंगे। देखिए द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट, यानी हम लेबर का डिवीजन कर रहे हैं, अलग अलग वर्क यूनिट बना रहे हैं, ये से ग्रुप बना रहे हैं, और जो ग्रुप बना रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंट्रोल। कंट्रोल तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या, वर्टिकल, वर्टिकल भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है कि अब इसको समझिए, हॉरिजॉन्टल का मान लीजिए कि सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉई हैं, हमने क्या किया, इसमें 10 ग्रुप बना दिए। तो जो हमने 10 ग्रुप बना दिए, 10 के 10 ग्रुप क्या हैं, एक ही लेवल के हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है आपका इस तरीके से होता है, दैट मीन्स ये सारे के सारे ग्रुप एक ही तरीके के हैं, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। एक ही पोस्ट के लोग हैं, एक ही प्रोफाइल के लोग हैं, बट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो लोग, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 70। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है, द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शन एंड आउटपुट विद इन द प्री डिटरमाइंड लिमिट इज कॉल्ड। ये देखिए बहुत ही बेहतर चीज़ है, आसानी से इसे कर सकते हैं आप। कहा गया कि सेट ऑफ मैकेनिज्म, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे हमें कुछ एक्शंस लेने हैं, जब एक्शंस तब लेने हैं जब हमारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड लिमिट के हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या कमियाँ है, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल। क्वेश्चन 71 की बात करें तो इसमें आपसे ये पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस।
यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे एसेंशियल जो स्टेप है वो कौन सा है? जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस, दूसरा है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तीसरा है आपका इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड चौथा है आपका यानी लास्ट जो ऑप्शन है आपका जॉब इवैल्यूएशन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करना होता है और मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम ये देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस इसमें सही नहीं हो सकते हैं और कौन सा ऑप्शन लास्ट में जो बचेगा वही सही होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है इसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अगर आप देखें तो जॉब इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन आपका डिडक्ट मतलब कट गया। दूसरा देखेंगे इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग की बात करी जा रही तो अभी कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे कोई खास उस तरीके का मतलब फिलहाल नहीं है और चूंकि इंटरनल की बात करी जा रही है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस, तो प्लानिंग जो प्रेमाइसेस का एस्टेब्लिशमेंट है उसका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के साथ उतना रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखें तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंपनी है और कंपनी के अंदर हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले टॉप प्रोफाइल होती है, फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो ये हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो सेट कर रहे हैं उसमें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि अलग अलग डिपार्टमेंट को हम ऑथोराइज करेंगे कि पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड इस पार्टिकुलर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट है दैट इज 72 क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा। और जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत ही जबरदस्त सवाल। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज क्या है? तो इजी इन्फॉर्मेशन, बहुत आसान होता है, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन भी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ऑपरेशन को आप कभी भी अपने हिसाब से आसानी से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जब मन हो तो आप शॉप खोलें, जब मन हो शॉप बंद करें, दूसरा भी सही है। तीसरा मिनिमम रेगुलेशन, मसले बहुत कम हैं, यानी कानूनी मसले बहुत ही कम हैं, तो मिनिमम रेगुलेशन है। यानी अगर हम देखें तो तीन के तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए। तो 72 का डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे 73 क्वेश्चन, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड का पेमेंट कब होता है? तो डिविडेंड का पेमेंट किस चीज़ पर होता है? तो पहला है पेड ऑफ शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल, कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान देंगे, डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। आपकी अथोराइज कैपिटल क्या है ये मैटर नहीं करता, आपने इशू कितना किया है ये मैटर नहीं करता, कॉल्ड कितना किया ये मैटर नहीं किया, तुमको मिली कैपिटल कितनी, जितनी पेड अप कैपिटल होगी जिसका आपको पेमेंट मिल गया है, डिविडेंड सिर्फ उस पर जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। तो आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम किसके नीचे दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम रिजर्व एंड सरप्लस, जो बैलेंस शीट कंपनी बैलेंस शीट का जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे पहली जो हेडिंग पड़ती है वो आपकी जो हेडिंग होती है बेसिकली फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, उसके बाद जो पहला पार्ट होता है यानी जिसे हम हेडिंग 1 बोल सकते हैं, तो 1 होता है शेयर कैपिटल का और जो 2 होती है आपकी रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका बेसिकली लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका ठीक ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 75 पे बात करेंगे, इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर इन द सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट के अंदर हम किस आइटम को लिखते हैं? प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार बहुत ध्यान से फिर से देखेंगे। इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर्स इन सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट के अंदर क्या लिखना चाहिए? तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस तो हम सरप्लस में लिखते नहीं है, तो बी ऑप्शन डिडक्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को भी हम सरप्लस में नहीं लिखते हैं, ये भी आपका कट गया। नन ऑफ दिस तो इसमें सही नहीं है। और प्रपोज डिविडेंड जो है आपका बेसिकली ये इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो हम सरप्लस के अंदर रखते हैं, यानी जो सरप्लस है आपका, सरप्लस का मतलब है कि जो हमारा कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो डिविडेंड जितना हमारा प्रस्तावित है, अभी हमने दिया नहीं है डिविडेंड, हमने प्रपोज कर दिया है, तो वो डिविडेंड जो है वो सरप्लस अकाउंट के अंदर रखा जाता है। बाद में जब पे करना होता है तो सरप्लस में से निकाल के उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 76, ये आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली बहुत ही बेसिक सवाल है। इफ़ गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल, 10,000 रुपये का सेल जो है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर सेल किया, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन। जब इसकी अकाउंटिंग की गई तो उस टाइम इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? तो एडजस्टमेंट मतलब इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? यानी आप इसे कह सकते हैं कि 10,000 रुपये का माल आपने बिक्री की शर्त पर बेचा, तो एडजस्टमेंट करते समय इसकी एंट्री कहाँ कहाँ लिखी जाएगी? इसकी एंट्री सेल्स में भी होगी, स्टॉक में भी होगी और डेटर में भी होगी, यानी ऑल ऑफ दीज के अंदर होगी। कैसे? ध्यान से समझें।
जब गुड्स को आपको सोल्ड करेंगे, मतलब ये बिक्री की शर्त पर बेचा गया है, तो स्टॉक आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सेल करेंगे तो सेल आपका, क्रेडिट सेल आपका बढ़ जाएगा, और क्रेडिट सेल बढ़ेगा भाई साहब तो डेटर्स भी आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इट्स एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो एसेट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। किस वैल्यू पे, हमेशा बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया जाता है। आप ध्यान करिए, जब आप डिसोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक हेडिंग आप डालते हैं एसेट्स की। जो एसेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, अदर देन कैश, कैश और बैंक को हम छोड़ के एसेट लिखते हैं। तो वो सारी एसेट जो हम लिखते हैं वो बुक वैल्यूज़ पर ही लिखी जाती हैं, चाहे मशीन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फर्नीचर हो, वो बुक वैल्यू पे ही लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप सी ऑप्शन भी मार सकते हैं कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो कम होगा, बट ऐसा नहीं, हमेशा बुक वैल्यू पर ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट। ध्यान से समझिएगा, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका क्या होता है, वो एक्सपेंस जिसका आपने पेमेंट पहले कर दिया है, अभी उसका काम आपने नहीं लिया, तो वो आपका उसका जो इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, एसेट पर होगा और एक्सपेंस पे होगा। एसेट आपकी इसमें एसेट साइड में लिखा जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है उसकी एंट्री एडजस्टमेंट करते समय हमें उस पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं। तो इस बात पे गौर करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस उस आइटम से माइनस होगा और दूसरी एंट्री हम लिखेंगे एसेट साइड में। नेक्स्ट अगर आप देखिए 78, डिवेंचर होल्डर्स आर, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, तो डिवेंचर होल्डर आपके क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के ओनर नहीं। ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। कस्टमर आप जानते हैं, और रेगुलेटर जो होती है आपकी वो बेसिकली एक पार्टिकुलर, और मतलब कह सकते हैं जैसे कंपनी की जो रेगुलेटर बॉडी हो कौन सी, कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर कौन है, डिवेंचर होल्डर हैं क्रेडिटर्स। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। 80 की बात करेंगे, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू। तो जब हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं, आप ध्यान करिए, डीडीआर वाला कंसेप्ट हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व वाला। शायद आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आ पा रही होंगी कि जब आप रिडम्पशन करते हैं इस तरीके का कंसेप्ट होता है, तो उसमें आपको डीआरआर भी बनाना होता है, डीआरआई भी बनाना होता है। तो जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो भी बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है जनरल रिजर्व के अंदर, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ना ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ना सिंकिंग फंड में, ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये जाएगा आपका कहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो डीआरआर होता है वो कितने परसेंट बनता है। तो ये देखिए, परसेंट पहले 25% था, बाद में ये 10% हो गया है। तो ये जो चूँकि जब का एक क्वेश्चन है उस दौरान 25% ही रिजर्व बनता था आपका, जो डिवेंचर्स की फर्स्ट वैल्यू होती थी उसके हिसाब से। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपसे फिलहाल, लेकिन आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन 81, व्हेन द शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब शेयर को हम फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, मतलब उसकी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। पेड अप अमाउंट ऑफ द फॉरफीचर शेयर पहला ऑप्शन है, दूसरा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द फॉरफीचर शेयर, तीसरा अनकॉल्ड, और चौथा फेस वैल्यू। तो हमेशा जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, फॉरफीचर एंट्री आपको ध्यान होगा बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर टू जिन जिन चीज़ों पर पैसा नहीं मिला होगा वो हम लिखते हैं। तो हमेशा हम लोग फॉरफीचर वैल्यू में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, डेबिट उस अमाउंट से करते हैं जितना अमाउंट अभी तक कॉल्ड किया जा चुका है। तो 81 का बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करें, इसमें है नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट 3,60,000। नेट प्रॉफिट कितना, 3,60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है आपका, 26,000। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे आपको क्या करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये आपको क्या कर देना है, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है। प्रॉफिट के अंदर, एक मिनट थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को कायदे से आप समझने की कोशिश करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्चुअली होता क्या है कि ये उस पार्टिकुलर आइटम के अंदर ऐड होता है। तो अगर पार्टिकुलर आइटम के अंदर ऐड होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, आपके नेट प्रॉफिट के अंदर माइनस होगा। गौर से इस बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पीएल अकाउंट का प्रोफार्मा है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। और इस पार्टिकुलर किसी भी एंट्री के अंदर, यहाँ पे मान लीजिए आप सैलरी ले लीजिए और सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ तो सैलरी का पोर्शन बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ग्रॉस प्रॉफिट से ये आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि माइनस एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 260 में से 20 माइनस कर दिया, कितना बचा, 360 से 20 माइनस किया, 340 बचा। प्रीपेड का देखिए, प्रीपेड होता है इसमें से माइनस,
प्रीपेड इसमें से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसमें से माइनस होने का मतलब है कि उससे आपकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, दैट मीन्स कि ऐड होता है आपका। तो ये क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे। तो आप क्या करें, 20 माइनस कर दीजिए, 26 ऐड कर दीजिए, 366 आपका आंसर, 3,66,000 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें गलती होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऊपर वाले को ऐड करके नीचे वाले को माइनस कर दे तो संभावना है कि गलती हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपके साथ जो कि बेसिकली कंसेप्ट से रिलेटेड है। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो किसकी बात करता है? तो पहला है डेप्रिशिएटिंग फिक्स असेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट फॉर सब्सिडी कंपनीज विद देयर पेरेंट कंपनीज, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द सेल्स। तो आप जानते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इस बात की व्याख्या करता है कि एक बिजनेस अगर स्टार्ट किया गया है तो वो लंबे समय तक चलेगा, वो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद बंद नहीं होगा। दैट मीन्स कि 1-2 साल के बाद बंद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में की जो क्लोजिंग होगी तो उस दिन तक जो भी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो ऑप्शन ए बता रहा है कि डेप्रिशिएट फिक्स असेट। डेप्रिशिएट फिक्स असेट क्यों डेप्रिशिएट होती है? क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, तो उस पर पार्टिकुलर आप क्या करेंगे कि डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं। तो जो आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो एडजस्टमेंट से संबंध रखता है और इसमें ए ऑप्शन जो है एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही सवाल आसान सा क्वेश्चन, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है आपके पास 1/2, 2/5 और 1/10। हम क्या करेंगे, इनका सिंपल सा एक रेशियो निकाल लेंगे। इनका सिंपल सा रेशियो अगर कायदे से निकालेंगे तो हमें क्या करना, नीचे हमें एलसीएम ले लेना है। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का अगर आप एलसीएम लें, 2 से आप डिवाइड करें 5 आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 10 को 5 से डिवाइड करें 2 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है ए रिटायर होगा, यानी इनका जो ओरिजिनल रेशियो निकल रहा है 5/4/1, ए को रिटायर कर दीजिए, 4/1 बचे, 4/1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 का सॉरी आंसर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। कॉस्ट यूनिट के अंदर ओवरहेड के एलोकेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, दूसरा है कॉस्ट अब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो हम कॉस्ट यूनिट के अंदर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड को हम कॉस्ट एलोकेशन ही बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल बेसिकली क्या है, हॉस्पिटल एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जहाँ हॉस्पिटल के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड होती है और सर्विस कॉस्टिंग को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर, दैट मीन्स जो जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको हम ऑपरेटिंग के अंदर लिखते हैं। क्योंकि आप इसको ध्यान से समझिए, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। भाई अलग अलग तरीके के पेशेंट हैं, कोई मान लीजिए किसी चीज़ का पेशेंट है तो किसी चीज़ का, तो कोई पार्टिकुलर रेट तो फिक्स नहीं है कि आप इस चीज़ का इलाज कराओगे तो इतने पैसे पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कितनी आपकी सर्विस हुई है। तो फिलहाल हॉस्पिटल जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग की जाती है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नॉन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या आता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रॉस, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। सेल फ्रॉम फिशरीज, मछली पालन का काम भी नॉन एग्रीकल्चर है। रॉयल्टी फ्रॉम माइन, ये भी एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। यानी कि तीन के तीनों चीज़ें जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्पल हैं। 87 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। सेलिंग प्राइस ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 है, टोटल कॉस्ट आपकी 48,000 है। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट 48,000 है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का कंसेप्ट बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट है आपके पास 48,000। एफ डिवाइड बाई CPU वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो एफ डिवाइड बाई अगर सी पर यूनिट देखें 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी आंसर आएगा आपका 12,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन कितना है, 12,000 यूनिट। चूँकि आंसर सारे रुपीज़ में है तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। 12,000 यूनिट को ₹10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शायद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें फटाफट बता के और आगे इसकी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी वीडियो हो जाएगा। 125 क्वेश्चन कवर अप किए जा रहे हैं इसमें, इसलिए कोशिश ये है कि आपको थोड़ा तेज़ी के साथ काम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 89। इफ़ द करंट रेशियो ऑफ फर्म इज 2.5:1 एंड द वर्किंग कैपिटल इज 90,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फार्मूला होता है CA डिवाइड बाई CL, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 2.5:1। आप जानते होंगे वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस CL,
1 मिनट CL गड़बड़ लिख गया है। तो 2.5 में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकलेगी 1.5 रेशियो। वर्किंग कैपिटल जो है रेशियो में दिया है 1.5। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 और रुपीज़ में कितना दिया है 60, यानी 1.5 इक्वल्स टू 60,000। करंट लाइबिलिटी पूछा गया है, तो करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो 1 रेशियो है। अगर कोई वैल्यू, 1 मिनट उसको हम इरेज करके दोबारा फिर से वापस आपको फिर से बताते हैं। देखिए किसी भी चीज़ की वैल्यू 1.5 रेशियो इक्वल्स टू 90,000, लाइबिलिटी निकालना है जो कि 1 रेशियो है आपकी, कितना है 1 रेशियो, तो इसे 1.5 से डिवाइड करो, 1 से इंटू कर दो, 60,000 आंसर होगा। इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। 90 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक। तो बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक कौन सी नहीं है? बजटिंग बिजनेस फोरकास्टिंग है, प्लानिंग, इसके अलावा डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड भी बिजनेस फोरकास्टिंग है। लेकिन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो तो ये बिजनेस फोरकास्टिंग थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 का फिलहाल डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात 91 की, डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड। टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक शब्द यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट। तो ये असेसमेंट एक एयर भी होता है, तो ये क्या है, ये आपका असेसमेंट होता है डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? नेशनल इनकम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ट्रेड साइकिल भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दैट मीन्स कि 1 2 3 तीन के तीनों चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 93 की। यहाँ पे देखें कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ। कोरिलेशन कोफिशिएंट किसका मेजर है? तो सबसे जो पहला ऑप्शन था रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो ये वेरिएबल टू तो बिल्कुल होते हैं। उसके बाद है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल एंड डिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल। हालांकि दो वेरिएबल तो खैर कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर मतलब दो चीज़ों के बीच में तो रिलेशन बताई जाती है, लेकिन जो वो रिलेशन होती है वो लीनियर रिलेशन होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 94। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुइटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कॉल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर कौन सा कैलकुलेशन जो होगा आपका वो सुइटेड नहीं होगा, तो नॉमिनल मेथड हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाई। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा? जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? वो चैरिटी है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चैरिटी जो है दान देना जब का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 97 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम किसके अंदर होता है? प्लानिंग के अंदर होता है। डायरेक्टिंग मतलब पॉलिसी मेकिंग नहीं, ना कंट्रोलिंग है, ना आपका कोऑर्डिनेटिंग है। तो प्लानिंग के अंदर पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। ए ऑप्शन 97 का सही होगा। नेक्स्ट 98 की बात करेंगे। 98 में पूछा गया है द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की लिमिट है ये, चाहे प्लस माइनस मतलब प्लस और माइनस 1 तक का इसका आंसर आएगा, इसके ऊपर आंसर नहीं आएगा। हमेशा कोफिशिएंट जो निकलेगा आपका चाहे वो -1 से लगा के +1 के बीच में आएगा, 1 से ज़्यादा इसका आंसर फिलहाल नहीं आता है। नेक्स्ट अब देखें व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। आपने गुड्स मंगवाया है उसे दोबारा फिर से एक्सपोर्ट करेंगे तो इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। आपने मान लीजिए कि सपोज दैट चाइना से कोई गुड्स खरीदा और उसी को उठा के आपने श्रीलंका को बेच दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वें क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। 100वां क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल आई थिंक बिजनेस से संबंधित थे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द थ्योरी दैट ओपनिंग अ कंट्री to world market gives an opportunity to utilize unemployed and underemployed resources known as। ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी थ्योरी है जो आपको ये बताती है कि कंट्री की जो बेसिकली मतलब जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे आपको मतलब अनएम्प्लॉयड और जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करना होता है। तो ये बताया गया है विंड फॉर सरप्लस थ्योरी।
रिकार्डियन थ्योरी, हेक्सर ओहलिन, ये इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज हैं। तो वेंट फॉर सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयड है, यूज़ में नहीं आई है, तो उसका इस्तेमाल करें। तो ये थ्योरी बेसिकली है आपकी, ऑप्शन सी सही होगा, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। 100 क्वेश्चन देखिए आप देख चुके हैं, अगले 25 क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग द कंटीजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज परसुएट टू। तो कंटीजेंट जो लाइबिलिटी होती है वो किस मतलब कह सकते हैं कि कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए तो कैसे इलिमिनेट करते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यहाँ रेगुलरिटी की तो बात ही नहीं हुई है, मनी मेजरमेंट की बात नहीं हुई है, कंजर्वेटिज्म और डिस्क्लोजर की बात हो रही थी। तो अगर आप देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जिसे फ्यूचर में आपको कुछ सरकमस्टांसेस के तहत पे करना हो सकता है, दैट मीन्स कि ये चीज़ अभी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ेगा ये बात। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 102 की बात करेंगे हम लोग। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज अप्लीकेबल इन, जो कंजर्वेटिज्म के मतलब कन्वेंशन है ये कहाँ पर अप्लीकेबल होती है। मेकिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ एंड क्रिएट रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड नन ऑफ दीज। तो कंजर्वेटिज्म आपको क्या बताती है कि ये बेसिकली कंसेप्ट बताता है कि फ्यूचर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लेकिन लॉसेस से संबंधित हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी लिहाज से अगर आप देखें तो प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, कुछ पैसा बिजनेस में डूब सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। एक शेयर है, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10,000 ऑन विच 6 हैज़ बीन पेड, 10 रुपये के शेयर में सिर्फ 6 रुपीज़ अभी तक पेड हुआ है, उसको फॉरफिट किया गया और इसको रीशू किया गया है एट अ मिनिमम प्राइस। ध्यान से समझिए, 10 रुपये का शेयर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये पेड हुआ है, 4 रुपये स्टिल अनपेड है, उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। उसको रीशू हम कितने रुपये में कर सकते हैं, तो उसका जो मिनिमम रीशू है, हमारा 4 रुपये अनपेड था, तो हम कम से कम कोशिश ये करेंगे कि एटलीस्ट 4 रुपये तो निकल ही आए। तो मिनिमम जो हमारा अनपेड होगा वो क्या होगा, मिनिमम रीशू प्राइस कितना होगा, 4 से कम पे नहीं बेचेंगे, 4 रुपये ही हमें फॉरफिट करने से फ़ायदा हुआ, 4 से कम से भेजेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो एट मीन्स का ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है आपको, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली देखें तो बहुत ही कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यूपी पीजीटी का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं। हाँ, वहाँ पे आपका जो दिमाग है 2 घंटे कितना अच्छा काम करता है इस पर बात डिपेंड करती है। अदरवाइज ये 125 के 125 सवाल मेरे जितने साथी लोग हैं सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, उन 2 घंटों में कितने सही होते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी, माल्थस की बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी हुई है पॉपुलेशन की, उन्होंने वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, अर्थमेटिकली है, ज्योमेट्रिकली है, एट कांस्टेंट रेट है, नन ऑफ वो है। तो उनकी माल्थस की जो थ्योरी थी वो आपकी ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ, जो प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशन है वो किसका है, कॉस्ट प्रॉफिट का नहीं है, इनपुट एंड आउटपुट का है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस करेंगे तो इनपुट लगाएंगे आउटपुट बनेगा, तो सीधा सा फंडा था यार, इनपुट एंड आउटपुट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परफेक्ट कोरिलेशन इज साइंड बाय, तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है वो +1 होता है, परफेक्ट कोरिलेशन +1 होता है, कोरिलेशन +1 -1 से +1 के बीच में रहता है, 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाती। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स जो नंबर होता है, इंडेक्स नंबर चैप्टर में जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होती है, इंडेक्स नंबर में बेस वैल्यू हमेशा 100 होती है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें 107 के बाद क्वेश्चन 108, बहुत ही आसान सा सवाल, इसमें है लेक्सपियर का जो इंडेक्स नंबर है वो 121 है, पास्चे का इंडेक्स नंबर 144 है, फिशर का इंडेक्स नंबर पूछा गया, फिशर के इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है L/P, तो अगर L/P आप कर देंगे तो आपको मतलब रूट के अंदर करना है, रूट के अंदर इस तरीके से, 1 मिनट, इस तरीके से रूट के अंदर L/P कर दीजिए, मतलब 121 × 144 को मल्टीप्लाई करके रूट वैल्यू निकाल लीजिए, 132 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 109 की अगर हम बात करें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज, तो ये सैम्पलिंग एरर इसका होगा, यानी कि जो आपने बेसिकली एक एस्टिमेट किया हुआ है पॉपुलेशन से, जो आपने वैल्यू एस्टिमेट करी है, तो वो क्या होगा, वो आपका सैम्पलिंग एरर होगा। मतलब एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में से एक वैल्यू निकाली, कुछ पैरामीटर्स के आधार पर निकाला और उन पैरामीटर में कुछ कमियाँ निकली, दैट इज सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट अगर आप देखें, क्वेश्चनायर सर्वे मेथड इज यूज टू कलेक्ट, क्वेश्चनायर सर्वे हमेशा प्राइमरी डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चनायर हो गया आपका, इंटरव्यू हो गया आपका, शेड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें प्राइमरी डेटा के लिए मतलब यूज़ करी जाती हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट आप देखें, अर्नड बट नॉट येट रिसीव इनकम इज, अगर कोई इनकम अर्न करनी बट अभी तक रिसीव नहीं करी, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एसेट होगी। कोई इनकम अर्न करी है लेकिन रिसीव नहीं हुई, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट। क्वेश्चन 112 की तरफ बढ़ेंगे। 112 आपसे पूछ रहा है, एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, किसी कस्टमर से एडवांस मनी रिसीव किया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, जिसकी सप्लाई फ्यूचर में आप करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। ध्यान समझिए, किसी से आपने एडवांस मनी रिसीव करी और गुड्स सप्लाई करेंगे फ्यूचर में, तो आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है, तो इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 113, सेल्स बजट इज, सेल्स बजट क्या है, सेल्स बजट आपका फंक्शनल बजट है, मार्केटिंग बजट नहीं है ना, मास्टर बजट है। सेल्स बजट इज़ अ फंक्शनल बजट। सेल्स एक बिजनेस की एक बड़ी एक्टिविटी है और उसका जो बजट तैयार होता है वो फंक्शनल बजट होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 114 की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। बहुत बढ़िया। फ्लेक्सिबल बजट अगर आपको ध्यान हो, बजटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबल बजट जब बनाते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल और सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और उसी की वजह से आपकी अलग अलग आउटपुट पर अलग अलग कॉस्ट निकलती है, तो इसका 114 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, एक मशीन है, इफ़ अ मशीन आवर्स आर फॉर 8000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन इज 8, देन द ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड विल बी। तो ये कहा गया है कि एक मशीन आवर जो है आपके कितने के हैं, 8000 घंटे, रेट आपका 8 रुपये, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64,000 रुपये आंसर होगा, सी ऑप्शन एक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 116 की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, तो आपका प्रैक्टिसबिलिटी पर बेस्ड हैं, सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड हैं, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग पर बेस्ड हैं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रिकॉर्डिंग को बहुत सुविधाजनक बनाया जा सके, यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको बहुत सुविधाजनक बनाया जा सके, इस पर बेस्ड हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 117 की बात करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, लिक्विडिटी और रिस्क के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कि कहा जाता है कि हायर द लिक्विडिटी हायर द रिस्क, ज़्यादा जैसे अपने पास अगर आप एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ बोल गए शायद, हायर द लिक्विडिटी लोअर द रिस्क होता है, मतलब अपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास जितना ज़्यादा लिक्विड पैसा रखोगे, जितना ज़्यादा लिक्विड रखोगे, रिस्क क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम अपने पास लिक्विड कैश रखोगे उतनी रिस्क ज़्यादा रहेगी, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट आपका, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे, NSSO जो है वो कौन से सर्वे कराती है, तो सोशल इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे भी काम करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे भी काम करती है, डेमोग्राफिक इशूज़ पे भी काम करती है, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 120 की बात करेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0 देन द टू वेरिएबल्स आर, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो जो दोनों वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। 120 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ काम करती है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही यही है डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करना, तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों पे काम करती है, सी ऑप्शन राइट होगा। 122 की बात करें, होलसेलर एज एन इंटरमीडियरी इज लिंक बिटवीन, होलसेलर का लिंक किसके साथ होता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के साथ होता है, सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, रिटेलर को बेचता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन पर कौन सा इंडेक्स बेस्ड है, फिशर इंडेक्स नंबर बेस्ड है, फिशर इंडेक्स नंबर आपका ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, बी ऑप्शन राइट होगा। 124 क्वेश्चन, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये तो लाइन बिल्कुल याद होगी, पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई गई है स्कूलों में। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल, एवरेज कॉस्ट जब कम होती है तो क्या होता है, आउटपुट आप और इंक्रीज हो, आउटपुट भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी एवरेज कॉस्ट से, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। और हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैरिफ बैरियर, तो टैरिफ बैरियर कौन नहीं है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, ये भी टैरिफ बैरियर है, हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, ये भी टैरिफ बैरियर है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन लॉ, ये भी टैरिफ बैरियर है, और एड वेलरम ड्यूटीज जो है ये नॉन टैरिफ बैरियर, नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, तो ये नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, मतलब ये एक नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, यही एक्चुअली में टैरिफ बैरियर है, तो ये फिलहाल क्या है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखिए क्वेश्चन शायद ठीक से पढ़ना जरूरी है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, ये कहा गया नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है, तो एक्चुअली ऊपर वाले जो थे वो नॉन टैरिफ बैरियर थे, लेकिन नीचे वाला जो था वो टैरिफ बैरियर है, वो नॉन टैरिफ नहीं, एड वेलरम ड्यूटीज़ जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर
नहीं है, वो टैरिफ बैरियर हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये बेसिकली जो पेपर था हम लोगों ने आज डिस्कस किया और 125 क्वेश्चन पूरे इस एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किए गए। मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपको एक बार फिर से रिपीट करा दें, याद दिला दें कि एग्ज़ाम जो इसका एडवर्टीज़मेंट था 2016 का था, 1 फरवरी सन 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था और बहुत ही अच्छा पेपर आया है। इसी पेपर के तरीके के पेपर की उम्मीद हम सन 2021 वाले एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे अलावा जो 2 और पेपर हुए हैं पीजीटी के हाल ही में, उन पेपर्स का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।